नमस्कार बच्चों, ज़हरास क्लासेस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिल्वर वेडिंग लेसन और इस पाठ को लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने, जो आपकी वितान पुस्तिका से ली गई है। इस पाठ के जो मुख्य किरदार हैं, जो मुख्य कैरेक्टर हैं या मेन पात्र जो हैं इस पाठ के, वो हैं यशोधर बाबू। और इनके अंदर में या इनकी जो सोच है वो दो भागों में बटी हुई है, दो तरफ बटी होती है। एक सोच मॉडर्निज्म को भी बढ़ावा दे रही है, या मॉडर्निज्म जो है या आधुनिक समाज की तरफ, आधुनिकता की तरफ जो हमारा समाज जा रहा है, जो हमारे यूथ है, जो नई पीढ़ी है, वो जिस तरह से मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो उससे भी वो खुश होते हैं। लेकिन जो मूल्य मानव के बीच में, दो मनुष्यों के बीच में जो मूल्य होता है, प्रेम की भावना, अपनापन की भावना, बड़प्पन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे यूथ से धीरे धीरे या नई पीढ़ी के बीच से धीरे धीरे हटती जा रही है। तो ये जो दो तरह की जो सोच है उसके बीच में हमारा मुख्य पात्र जो है वो फंसा है और कभी भी वो किसी तरह का निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो ये दोनों चीज़ों का समर्थन करता है या दोनों चीज़ें उसे कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक लगती हैं। चलते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक ने क्या बात कहने की कोशिश की है। सबसे पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। जन्म सन 1935 कुमाऊं में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक हैं ये। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक। दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य। सन 84 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू करने के बाद मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखक रहे। तो यहाँ पर इनके बारे में बताया जाता है। बच्चों, ये तो आप लोग उस समय, पता नहीं हम लोग आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन दूरदर्शन का एक बहुत प्रचलित कार्यक्रम हुआ करता था और लोग टीवी सेट्स के आगे बैठ जाते थे देखने के लिए। ये बिल्कुल सामाजिक परिस्थितियों पर बना हुआ ये धारावाहिक था। बिल्कुल आम लोगों के ज़िंदगी से ली हुई चीज़ें थी उसमें और लोग अपने आप को उससे रिलेट कर पाते थे। तो मनोहर श्याम जोशी जी ने इस कार्यक्रम का, जिसको धारावाहिक कहते हैं या सीरियल कहते हैं या सीरीज़ कहते हैं, उसकी पटकथा लिखी थी। और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता लेखन में उन्होंने अपना हाथ आगे किया और उसमें उन्होंने अपनी मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु होने से पहले तक उन्होंने इस तरह के लेखन भी लिखे हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद क्याब। ये हमजाद क्याब जो ये कहानी संग्रह है। एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इस देश का यारों क्या कहना, व्यंग संग्रह है ये। इस देश का यारों क्या कहना एक व्यंग संग्रह है, यानी सटारिकल कलेक्शन है ये। बातों बातों में 21वीं सदी साक्षात्कार लेखक संग्रह है ये इंटरव्यू या उस तरह का एक लेख संग्रह है। लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये कुछ टीवी धारावाहिक हुआ करते थे। ये अपने दौर के बहुत पॉपुलर सीरियल्स हुआ करते थे टेलीविज़न पे, दूरदर्शन पे ये प्रसारित होते थे। क्याब के लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। इनका निधन जो है वो 2006 में दिल्ली में हुआ। तो ये कुछ थोड़ी सी जानकारी है मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। अब चलिए हम चलते हैं पाठ की तरफ। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. यानी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया।
फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। तो यहाँ पर एक ऑफिस का दृश्य है, जहाँ पे इस ऑफिस के में जो यशोधर पंत जी हैं, जो कि एक सेक्शन ऑफिसर हैं, वो अपना काम समाप्त करते हैं और आखिरी फाइल को चेक करके बांध के उसको मेज पर रख देते हैं। और ये काम समाप्त करते करते वो जो दीवार के ऊपर घड़ी लगी होती है उसके ऊपर अपनी नजरें डालते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी घड़ी, इस ऑफिस की घड़ी जो है वो सुस्त चल रही है और उस घड़ी में उस वक्त 5:25 बज रहे थे। और उन्होंने उसको जब अपनी कलाई घड़ी में मिलाया तो कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे, यानी कि यहाँ पर कुछ मिनटों से ऑफिस की घड़ी जो है वो धीमी चल रही थी। ये क्यों इस बात को कह रहे हैं कि ऑफिस की घड़ी सुस्त है या धीमी है? क्योंकि वो रोज अपनी घड़ी जो है रेडियो के टाइम से, समाचार रेडियो में जो समाचार होते थे तो समाचार में समय भी बताया जाता था, तो वो समय से वो अपनी घड़ी को मिलान करते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी घड़ी बिल्कुल समय से चल रही है, लेकिन जो दफ्तर की घड़ी है वो सुस्त चल रही है। अब फाइलें जो है रखने के बाद उनके काम खत्म हो गया, लेकिन जब तक वो उठते नहीं है तब तक उनके मातहत यानी उनके कलीग्स भी वहाँ बैठे होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं। और उन्होंने देखा कि ये बहुत देर तक मेरी वजह से 5 बजने के बाद भी वो लोग बैठे हुए हैं, तो फिर वो जाते जाते वो जो उनके जूनियर स्टाफ होते हैं उनसे थोड़ा सा हंसी मजाक की बात करते हैं। जो दिन भर का स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, या उनका खुद का अपने कोलिग्स के प्रति किसी काम पर अगर शुष्क व्यवहार यानी जो टफनेस होती है या स्ट्रिक्टनेस होती है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए वो लोगों से थोड़ा सा हंसी मजाक, कोई मनोरंजक बात भी कर लेते हैं। और ये चीज़ जो थी, ये जो नेचर उनको मिला था या ये जो चीज़ वो करते थे, ये उनको किशनदा पांडे से मिली हुई थी। अभी किशनदा पांडे कौन है ये हम पाठ में आगे जानेंगे। और ये परंपरा जो थी ये कि लोगों से काम के बाद हंसी मजाक कर लेना, थोड़ा सा माहौल को लाइट कर लेना, ये उन्होंने किशनदा से सीखी थी। और इसी क्रम में उन्होंने अपने कॉलीग से कहा कि भाई आप लोग क्योंकि आप लोग खुद इतना लेट होते हो, इसी वजह से आपकी घड़ी भी, ऑफिस की घड़ी जो है, सेक्शन की जो घड़ी है वो भी सुस्त हो गई है। मतलब कहने का एक मजाकिया टोन में वो कहते हैं कि भाई तुम लोग भी बड़े सुस्त हो, इस वजह से तुम्हारी घड़ी भी उसी तरह से चल रही है, सुस्त। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? तो यहाँ पर उनसे जो जूनियर था, छोटा था, एज में भी छोटा और पद में भी छोटा, असिस्टेंट ग्रेड का एक यंग लड़का जिसका नाम चड्ढा था, वो ऑफिस को भी हाल ही में उसने ज्वाइन किया था। और उसकी जो पहनावा यहाँ पे बताया कि चौड़ी मोहरी वाला पतलून, यानी कि बिल्कुल चौड़े मुंह वाला पैंट पहन के और उसके ऊपर ऊंची एड़ी वाला हील्स वाले जूते पहन के उसने जो है पंत जी से जो है कुछ बदतमीजी के टोन में कुछ बात की और कहा कि एज यूजुअल जैसे वो बोलता है, उसने बोला कि बड़े बाबू साहब आपकी चूनेदानी, यानी जो वो छोटी सी हाथ घड़ी उन्होंने पहनी, कि क्या आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? उनको चिढ़ाते हुए, उनसे बदतमीजी के टोन में वो कहता है। तो पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने को याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू यह तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है।
तो यहाँ पर इतनी ही बात पे वो नहीं रुका। वो असिस्टेंट ग्रेड का जो लड़का था चड्ढा, वो यहाँ ही तक नहीं रुका, उसने तो यहीं तक वो नहीं रुका और उसने और थोड़ा सा बदतमीजी का भाव अपने और हावी हुआ और बहुत दुरुस्त होके, बहुत जिसको कहते हैं कि ढीठ होके उसने जो है फिर से बदतमीजी करने की कोशिश की। लेकिन इस पर पंत जी ने जवाब दिया कि भाई मेरी घड़ी तो मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। और ये सुनने के बाद फिर से वो थोड़ा सा और ज़्यादा दुष्ट होकर उसने पंत जी से, जिसको ढीठ कहते हैं, ढीठ होके उनकी कलाई पकड़ ली और बहुत कलाई पकड़ के उसने एक बदतमीजी का एक नमूना पेश किया। तो इस तरह की जो दुष्टपना है, इस तरह की जो इंटरैक्शंस हैं, ये इस पर जो यशोधर बाबू है कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। वो इस तरह से, जिसको कहते हैं कि इनका जवाब देना वो ठीक नहीं समझते, उचित नहीं समझते, और वो छोड़ दिया उन्होंने इस तरह का कोई इंटरैक्शन करने के लिए। लेकिन उनको याद आता है अपना ज़माना कि उस दौर में जब वो ऑफिस में हुआ करते थे और उनके सीनियर हुआ करते थे, जब दफ्तर में किशन दा जो उनके सीनियर थे या उनके मालिक थे, उनके साहब थे, वो कभी भी जो है भाई या साहब कहते और समझते थे, ठीक है ना, कि किशन दा को वो हमेशा भाई या साहब कहते थे और वो कहते ही बल्कि नहीं थे, वो मानते भी थे और समझते भी थे। और यहाँ तक उस लड़के ने और बदतमीजी की और उन्होंने कहा पंत जी से कि भाई घड़ी तो आपकी बाबा आदम के ज़माने की, यानी कि बहुत पुरानी घड़ी है, ये इस ज़माने में चलने लायक नहीं है, आप एक डिजिटल ले लो जो कि जापानी है और थोड़ी सी वो सस्ती भी मिलेगी। इस पर बाबूजी कहते हैं ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों, कैसी रही? तो इस पे जब चड्ढा कहता है कि आपकी घड़ी बहुत पुरानी है, नई घड़ी ले लीजिए, जापानी घड़ी ले लीजिए, तो इस पर जवाब दिया पंत जी ने, यशोधर बाबू ने जवाब दिया कि भाई मैं ये घड़ी तो मेरे शादी के ज़माने की है, शादी में मिली हुई घड़ी एक तोहफा है और पुरानी है और उसी तरह से हम भी पुराने हैं, तो और लेकिन पुराने होने के बाद भी अभी तक राइट टाइम दे रही है। उनका कहने का मतलब कि यहाँ पे वो उस नए नवेले लड़के को बताना चाह रहे कि हम भी एज में ज़्यादा हैं, हम भी पुराने समय के लोग हैं, लेकिन हम अभी भी उतने ही अप टू डेट और उतने ही राइट टाइम से चलते हैं जितने राइट टाइम से ये घड़ी पुरानी होने के बाद भी चल रही है। और ये कह के उन्होंने चड्ढा से कहा कि भाई क्यों, कैसी रही, मेरा जवाब तुम्हें कैसा लगा? इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेंज स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठट्ठा कर हाथ मिलाया करते थे। तो ये एक तरह की प्रैक्टिस थी, अभी भी लोग करते हैं, जिसको कहते हैं कि हाई फाइव दो, यानी कि कोई बात आप कह दीजिए जो नहले पे दहला बात है या कोई अच्छी बात आप कह दीजिए, तो जो सुनने वाला है, जो कहने वाला, दोनों अपने अपने हाथों को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ा के मारते हैं, दोनों हाथ एक दूसरे पे मारते हैं। ये एक दाद देने का तरीका होता है। तो ये परंपरा उनकी थी क्योंकि वो रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से पढ़े हुए थे और वहाँ पे यही परंपरा थी और वही परंपरा को अपने ऑफिस में भी फॉलो करते हैं। और उन्होंने ये बात कह के कि भाई हम भी पुराने, घड़ी भी पुरानी, लेकिन समय से चल रही है, तो ये उनको लगा कि बड़ी अच्छी बात है और इस पे दाद मिलनी चाहिए और इसलिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिससे कि अगला सुनने वाला भी उनके हाथ पर एक हाथ मार दे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़ा बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया।
तो ये थे किशनदा। और ये परंपरा जो थी हाथ से हाथ मिलाने वाली, किसी बात पर दाद पाने के लिए, ये इन्होंने किशनदा के क्वार्टर पे भी होते हुए देखी थी। किशनदा जो थे ये एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे और ये गैर शादीशुदा थे, ये इन्होंने विवाह नहीं किया था। तो इनके यहाँ जब यशोधर पंत बहुत कम उम्र के थे, कम सीन थे, जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी तभी ये इनके यहाँ आ गए थे, इनके यहाँ शरण मिली थी। लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत कम उम्र में इनके यहाँ शरण ली और अभी इनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए नहीं थी, तो इन्होंने यशोधर बाबू को अपने घर में रखा एक रसोइये की तरह, ठीक है। और उनके घर में बहुत सारे बच्चे आते थे जो पहाड़ों से आते थे, नौकरी की तलाश में आते थे, लेकिन जिनको रहने का ठिकाना नहीं होता था। तो वो लड़के तब तक इनके यहाँ ठोर ठिकाना ढूंढ लेते थे, यहीं रहते थे और बिल्कुल अपना सामान लाते थे, फ्री थे, बनाओ खाओ पकाओ जो करना हो करो। इनको यहाँ पे केवल रहने का ठिकाना यशोधर बाबू के घर मिल जाता था, सॉरी ये जो किशनदा के घर मिल जाता था। तो उसी तरह से यशोधर बाबू भी थे, अपनी कम उम्र में वो शहर आए थे और इन्होंने किशनदा के यहाँ शरण ली थी। लेकिन कम उम्र की वजह से उनको उस वक्त सरकारी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उनको जो है किशनदा ने अपने घर में जो उनके मेस चलता था उसमें उनका रसोइया बना के रख लिया और कुछ उनकी आर्थिक मदद भी, कुछ पैसे रुपए भी दिए ताकि वो अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सकें और गांव में भी कुछ पैसे भेज सकें। धीरे धीरे क्या हुआ कि जिस महकमे में किशनदा काम करते थे, जिस दफ्तर में काम करते थे, उस वहीं पे उन्होंने यशोधर बाबू को नौकरी दिलवा दी और जो भी ऑफिशियल जीवन जो था, एक प्रोफेशनल लाइफ कैसे जी जाती है, उसके लिए उनको मार्गदर्शन भी दिया। यशोधर बाबू को किशनदा ने प्रोफेशनल लाइफ जीना भी सिखाया, कैसे काम किया जाता है ये भी, उसका भी गाइडेंस उन्होंने दिया। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? तो यहाँ पर अब ये अपने ख्यालों में गुम थे, तभी ऑफिस में फिर वो चड्ढा ने बोलना शुरू किया कि बड़े बाबू आप की शादी, उनकी शादी के बारे में लोग जानना चाह रहे थे। तो यशोधर बाबू ने सकपका कर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो यहाँ पर इस बात का जवाब उन्होंने दिया, थोड़ा सा सकपकाए, पुरानी यादों से बाहर आए और उन्होंने बताया, मेनन ने पूछा तो उसको बताया कि भाई मेरी जो शादी हुई थी वो 6 फरवरी को 1947 में हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने उनकी बात का जवाब भी दिया। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया है। तो यहाँ पर अभी यशोधर बाबू को अपनी शादी की सालगिरह भले याद नहीं रही, लेकिन ये जब उन्होंने अपनी शादी की डेट बताई तो उससे हिसाब लगाकर जो उनके ऑफिस वाले थे उन्होंने बताया कि भाई आज तो आपकी शादी की सालगिरह है और सिल्वर वेडिंग कहिए इसको, क्यों? क्योंकि 25 साल आपकी शादी को पूरे हो चुके हैं, आज 25वीं सालगिरह है आपकी शादी की। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदास से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। अब जैसे ये बात समझ में आई, यशोधर जी खुश भी हो रहे थे, उसमें शर्मा भी रहे थे और उसी बीच चड्ढा ने जो है चपरासी को बुलाया और तुरंत उसको ऑर्डर किया कि भाई आज तो बड़े बाबू का शादी की सालगिरह है और पूरे सेक्शन में यानी पूरे ऑफिस में सबके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चुचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। तो ये बातें जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने तुरंत इसका ऑब्जेक्शन किया, कहा कि भाई ये एनिवर्सरी वगैरह तो हम लोग के ज़माने में या हम लोग के यहाँ नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। ये गोरे यानी कि जो अंग्रेज थे वो उनके यहाँ ये सब चोचले चलते हैं, हम लोग के यहाँ भाई हम लोग ये सब चीज़ें नहीं मनाते हैं, हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती कोई भी तरह की एनिवर्सरी। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। देखो बच्चों, इस लाइन में जो इस पार्ट का जो मेन थीम है वो यही है
कि ये देखिए ये मॉडर्न बच्चे हैं, ये नई पीढ़ी के लड़के हैं, यंग बच्चे हैं, जो चड्ढा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे एक नई पीढ़ी को। तो ये इनका जो एक बड़े के प्रति जो सम्मान या बड़ों के प्रति जो एक लिहाज है, या जो आपके वो सीनियर है तो किस तरह से आपको एक डिस्टेंस बना के रखने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें, वो लिहाज नहीं है। आप देखिए इसने तुरंत जो है, जैसे ही उन्होंने अपनी बात को टालने की कोशिश की, इसने तुरंत एक लहजे में बोला जो कि ठीक नहीं था, कि मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव या लेक्चर मत पिलाइए गुरुदेव, यानी कि आप बहाने मत बनाइए। तो ये कहने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अटपटा है, और यही चीज़ लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं, जो यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती है, कि जो नए सोसाइटी का गठन हो रहा है, नई समाज को मॉडर्निज्म की तरफ ले जाया जा रहा है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगी यशोधर जी को, क्योंकि उसमें इस तरह की बदतमीजियां भी शामिल हैं, दूसरों का लिहाज नहीं है। और वो कहता है कि भाई चाय मट्ठी लड्डू यही सब तो चीज़ें आनी है, मीठा मीठा आना है, कौन सा बहुत आपका पैसा खर्च होगा, माया निकलनी है, यानी कि आपका पैसा कौन सा बहुत खर्च होने वाला है, आप उसको बहाने मत बनाइए। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर चड्ढा को जवाब दिया उन्होंने, पहले तो बटुआ निकाला, उसमें से 10 का नोट निकाला और चपरासी को कहा कि भाई ये लो चाय वाय पी लो आप लोग, इतना तो मैं कर सकता हूँ, चाय में पिला सकता हूँ, लेकिन जो हम लोग के यहाँ का जो कल्चर है, जो हम लोग के यहाँ की जो संस्कृति है, जो कस्टम है, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हम लोग के कस्टम ही नहीं है कि हम लोग एनिवर्सरी वगैरह मनाएं, और उसके लिए किसी को इंसिस्ट करना, यानी किसी को के साथ ज़बरदस्ती करना कि भाई आपका ये फलाना एनिवर्सरी है या बर्थडे है, उसके लिए आप खिलाइए पिलाइए, और उस पर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। दैट समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ, यानी कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। तो यहाँ पर 10 का नोट से वो संतुष्ट नहीं था, और उसने फिर से बड़े बाबू की तरफ हाथ फैलाया और कहा कि भाई 10 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है, पूरे सेक्शन में लोगों को अगर हम पार्टी देना चाहें तो 30 रुपये में हो जाएगा। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनकी दैनिक खर्च नगण्य है, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को सम हाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचनी ही क्यों। तो यहाँ पर 30 रुपए निकाले गए, और दूसरा चीज़ की पूरे ऑफिस में मालूम था कि भाई इनके पास हमेशा पैसे होते हैं बटुए में, इनका कोई बहुत खर्च नहीं होता है, नगण्य, यानी कि ना के बराबर, इनका जो रोज का खर्चा है वो ना के बराबर है। देखिए आमतौर से लोग जो काम पे निकलते हैं, चाहे ऑफिस जाते हैं, चाहे जो भी अपने काम की जगह पर जाते हैं, तो या तो वो कोई टैक्सी, बस या किसी भी सवारी से जाते हैं, तो एक खर्चा तो सवारी का होता है, और यहाँ पे बस टिकट का खर्चा भी इनका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गोल मार्केट वाली जगह से ये साइकिल तक आते थे सेक्रेटरीट तक, लेकिन अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया, वो पैदल आने जाने लगे हैं। और इसका एकमात्र कारण ये है कि भाई इनके बच्चे जो हैं वो भी मॉडर्न हो चुके हैं, नई पीढ़ी के हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, यानी कि मॉडर्न यूथ हैं, और इनको ऐसा लगता है कि साइकिल वाइकल जो चलाते हैं वो चपरासी चलाते हैं, और इनके पिता को साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों की इस सोच पर जो है यशोधर बाबू जो हैं वो नहीं चलाते, वो साइकिल उन्होंने चलानी छोड़ दी, और इस वजह से वो पैदल चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूटर उन्हें पसंद नहीं है, और कार इतनी महंगी है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, या उसका खर्च नहीं है, उनके पास उतने पैसे नहीं कि वो कार खरीद सकें। तो इसीलिए इनका कोई खर्चा नहीं है, इनके बटुए में हमेशा पैसे होते हैं।
चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। तो यहाँ पर आग्रह करने पर, मांगने पर उन्होंने 2 नोट और 10 के दे दिए और वो चलने लगे। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ बैठ के अपनी सिल्वर वेडिंग जो है वो उनको मनानी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके हिसाब से ये हिंदुस्तानी कल्चर, कस्टम और सभ्यता के विरुद्ध है। और एक चीज ये भी है कि उनका नेचर ऐसा है कि वो अपने कोलिग्स के साथ, जूनियर्स के साथ वो चलते फिरते हंसी मजाक थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ बैठकर किसी किस्म की बात, चाय पानी या किसी तरह का गप्पा गोष्ठी करना वो उनको वक्त की बर्बादी लगती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि परंपरा के विरुद्ध है। तो ये चीज जो थी किशनदा के परंपरा में भी थी। तो ये परंपरा शायद उन्होंने उन्हीं से सीखी थी, बड़े बाबू ने जो है उन्हीं से सीखी थी। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। यह बात उनके पति पत्नी को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़े हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। तो ये पक्के भक्त हैं किशनदा के, और ये इनको ऐसा लगता है कि पुरानी परंपरा को फॉलो करना ही, जिसको कहते हैं कि वो एक धनी की निशानी है, सिद्धांत के धनी की निशानी है। और यही सिद्धांत किशनदा का भी था। तो ये जब ऑफिस से निकलते हैं यशोधर बाबू, तो ये हमेशा जो है रोज बिड़ला मंदिर या फिर उसके पार्क में कहीं बैठकर किसी किस्म का प्रवचन सुनते थे, प्रभु में ध्यान लगाते थे, थोड़ा देर बैठते थे और फिर उसके बाद वो चले जाते थे। तो ये रोज का उनका रूटीन था। लेकिन ये बात उनके परिवार वालों को जरा भी नहीं पसंद थी। उनको ऐसा लगता था कि बहुत बूढ़े तो हुए नहीं है जो अभी से इतनी मंदिर जाए, इतने सारे व्रत किए जाए। लेकिन कितना भी उनके घर वाले इस बात के खिलाफ रहे हों, वो हमेशा उसको अनसुना कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि किशनदा जो है वो ये कहते थे कि सिद्धांत अगर जिस व्यक्ति के पक्के नहीं है, वो जो है सिद्धांत जिस व्यक्ति में नहीं है वो धनी नहीं है। तो या फिर जिस व्यक्ति में सिद्धांत नहीं है वो व्यक्ति नहीं है, वो ठीक व्यक्ति नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि सिद्धांतों के साथ चलना चाहिए। और ये सिद्धांत उन्होंने बनाए कि भाई रोज वो मंदिर जाएंगे, ध्यान करेंगे, कुछ समय वो बिताएंगे, प्रभु के मंदिर में बिताएंगे। तो ये चीजें थी और वो उन्हें अच्छा लगता था। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी उसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। तो ये सारी चीजें करते कराते यशोधर बाबू पहले मंदिर जाते हैं, फिर वहां से ये पहाड़गंज जाते हैं। फिर अगर कोई घर का सामान खरीदना हो, साग सब्जी लेना, वो लेते हैं। अगर किसी से कभी किसी रोज मिलना मिलाना होता है तो उसी रास्ते वो वहां भी चले जाते हैं। तो ये सब करने कराने में 5 बजे के बाद बहुत ज्यादा समय हो जाता है। इसीलिए रोज या दिनचर्या में या पूरे रूटीन में उनका जो घर पहुंचने का समय होता था वो 8 बजे होता था, उससे पहले का समय नहीं होता था। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। तो वो जब बिड़ला मंदिर की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक खुला मैदान दिखता है, अहाता यानी खुली जगह दिखती है, और वहां पर किशनदा का पुराना मकान हुआ करता था कभी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहां पे एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। और ये चीजें इस तरह का जो चेंज आ रहा है, तो वो चेंज जो है, जो DIZ एरिया है उसके अंदर की कायाकल्प हो रही है, चेंज हो रहा है। और वो बदलती शक्ल या बदलती तस्वीर जो है यशोधर बाबू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है।
ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो सारा जो गोल मार्केट है उसको तोड़ ताड़ के बड़ी बड़ी इमारतें वहां पे बन रही हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। उन्हें ये जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र से डटे रहना निहायत जरूरी है। तो वो वहाँ पुरानी यादें उस जगह से उनकी गोल मार्केट से, और जैसे ही वो गोल मार्केट पूरा तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि अपने दुख को मनाने के लिए वहाँ पे उनका रहना ज़रूरी है, क्योंकि उस जगह से उनकी पूरी यादें जुड़ी हुई हैं, पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। उन्हें एंड्रयूसगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। तो ये अच्छी जगह है, एंड्रयूसगंज हो गया, लक्ष्मीबाई, पंडारा रोड, यहाँ पे नई नई बस्तियाँ, नई नई कॉलोनीज, नई नई सोसाइटीज़ बन रही थी, नए नए मकान बन रहे थे, और उनकी जो पोस्ट के हिसाब से उनको D2 टाइप का क्वार्टर भी वहाँ पे कई बार मिलना हुआ, लेकिन उन्होंने गोल मार्केट को कभी छोड़ने की इच्छा जाहिर ही नहीं की, हमेशा इनकार किया है, क्योंकि गोल मार्केट से उनकी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। तो ये वो पुराने लोग हैं जो तरक्की को अपनी यादों को छोड़ के कहीं जाना, या फिर अपनी संस्कृति को भूल जाना, अपने कल्चर को छोड़ के दूसरों के कल्चर को अपना लेना, इसको पुराने लोग जो हैं इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो हमेशा वो अपनी पुरानी चीज़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यशोधर बाबू भी जो है वो पुरानी स्टाइल, पुराने कल्चर या फिर पुरानी जगहों से वो बहुत बुरी तरह से, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। वो उनको छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। हालांकि उनके तरक्की के रास्ते हैं, मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी पुरानी चीज़ों को भी वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया। मतलब वो वहां से गए नहीं, भले उनका मकान टूट गया तो उसी जगह पे उन्होंने दूसरा मकान अलॉट करा लिया, लेकिन वो गोल मार्केट को छोड़ के जाने के लिए कतई तैयार नहीं हुए। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। तो बहुत बड़ी छाप छोड़ी है किशनदा ने यशोधर बाबू के ऊपर। तो उन्होंने दूसरा मकान उसी इलाके में ले लिया गोल मार्केट में, लेकिन अच्छी जगह वो जाने के लिए कतई तैयार नहीं थे। इस पर उनकी पत्नी जो थी वो नाराज भी हुई और उससे पूछा भी कि भाई जब ये भी मकान इस एरिया में टूट जाएगा डेवलपमेंट के नाम पे तब आप क्या करिएगा। तो वो कहते थे जब टूटेगा तब देखा जाएगा। और यही जवाब जो है किशनदा भी कभी इसी तरह के फिक्रे वो भी कहा करते थे। और इस तरह से वो कह के उन्होंने किशनदा को याद किया जिनके वो मुरीद थे, और याद करके उन्होंने मुस्कुराहट से उस बात को टाल दिया। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, यहीं पे डिफरेंसेस आने लगे। वो बदलते रीति रिवाज, बदलते समाज के साथ वो खुद नहीं चल सकते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये नई पीढ़ी जो आ रही है, ये मॉडर्न दुनिया जो बन रही है, सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, लेकिन पीछे वो अपनी संस्कृति को भूलती छोड़ती चली जा रही है। तो इस चीज से उनके और उनके परिवार वालों में मतभेद हमेशा रहा करता था। इसीलिए वो कभी कभार जो है घर जल्दी नहीं लौटते थे। क्यों? क्योंकि घर का वातावरण उन्हें लगता था कि उनके हिसाब से नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक उनके बच्चे छोटे रहे पढ़ाई लिखाई में वो पूरी तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्थान में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है।
और यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है कि जब ये पिछली बार एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। तो ये उनके पारिवारिक पूरा यहाँ पे खाका बना हुआ है कि परिवार में इनके जो बच्चे हैं, जो उनका बड़ा पुत्र है वो बहुत साधारण सा लड़का है, कोई बहुत जिसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, साधारण लड़का है, लेकिन उसको जो एक है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस सैलरी वाला जॉब मिल गया है, यानी वो विज्ञापन कंपनी में कहीं कार्यरत हो गया है और वहां पे उसको जो है बहुत अच्छी सैलरी मिलने लगी, यानी 1,500 के करीब। उस जमाने की बात है ये बच्चों, तो 1,500 बहुत रुपए होते हैं। तो इस चीज को यशोधर बाबू अपने से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोग तो रिटायरमेंट के करीब आ गए, लेकिन अभी तक हमको 1,500 रुपए अब कहीं जाके मिलेंगे रिटायरमेंट के पास पहुंचने पे। यहाँ पे तो शुरुआत में ही इतने पैसे मिल रहे हैं, तो जरूर इस तरह की नौकरी में जहाँ की एक साधारण व्यक्ति को इतना असाधारण वेतन मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ इस नौकरी में गड़बड़ है, पेंच है। वहीं उनका जो दूसरा बेटा है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है, कई बार एक बार अलाइड सर्विसेज में उसकी रैंकिंग आई थी, भले ही पीछे थी, लेकिन तब उसने कहीं ज्वाइन नहीं किया था। तो वहां पे भी उनको आश्चर्य होता है और वो थोड़ा सा इस चीज को नहीं समझ पाते, कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्यों नहीं किया उसने। तीसरा लड़का है वो भी कहीं स्कॉलरशिप के चक्कर में अमेरिका चला गया है, और बेटी जो है वो शादी करने को नहीं कहती, कोई भी लड़का दिखाते हैं तो उसे मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, और वो ये कहती है कि भाई वो डॉक्टरी की हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए उसे भी अमेरिका जाना, और हमेशा वो इस बात का ताना और धमकी देती रहती है। तो ये सारी चीजें उनके परिवार में हो रही हैं। है तो खुश होने की बात कि बच्चे अपने पैर पे खड़े होना चाह रहे हैं, नई चीजें जान रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज से दुखी भी हैं कि वो उनके जमाने के हिसाब से या उनके तौर तरीकों के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है। यशोधर बाबू जहां बच्चों के इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों से परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जंचती नहीं। एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं पिता। तो यहाँ पर वही बात है कि बच्चों की तरक्की से तो बिल्कुल वो खुश है, लेकिन उन्हें समहाउ, ये उनके लिए एक इनका तकिया कलाम कहिए या इनकी सोच है कि समहाउ कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको ये लगता है कि ऐसी तरक्की या ऐसी खुशहाली किस काम की जहाँ लोग एक दूसरे से पराये होने लगे, जहाँ परायापन पैदा होने लगे, करीबी रिश्ते दूर होने लगे। ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके बच्चे जो हैं, रिश्तेदार जो उनसे हैसियत में कम है या गरीब है, उनकी इंसल्ट करना या उनको पसंद नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं आती थी यशोधर बाबू को, लेकिन फिर वो अपने आप को तसल्ली सांत्वना देते थे कि भाई जनरेशन गैप भी है, कहीं 2 पीढ़ियों के बीच का अंतर है और ये अंतर बहुत दूर का है, बहुत बड़ा अंतर है, इसी वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें कह के वो खुद को जो है दिलासा देते रहते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला है। तो इनकी पत्नी जो है वो बिल्कुल पुराने ख्यालों की भी हैं और पुराने कल्चर, पुरानी पद्धति में भी ढली हुई हैं, और वो अपने किसी भी जो उनके अंदर संस्कार है उससे कहीं भी ये नहीं दिखता कि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों की तरफदारी करती हैं और उन्हें ऐसा करते करते वो खुद भी अपने आप को उन्होंने मॉडर्न बना लिया है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमेशा पक्ष कभी नहीं लिया, हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी।
उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू कराए। ऐसा कहती हैं घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। तो उनकी बीवी बहुत मॉडर्न नहीं है, और जब वो विवाह करके आई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से, तो उनके ताऊ जी भी आए थे, और ताऊ जी जो थे उनके भी अपने 2 विवाहित बेटे थे जो यशोधर बाबू से बड़े थे, और उनकी भी बीवियाँ इनके साथ रहती थी। तो ले दे के एक ज्वाइंट फैमिली थी, यानी संयुक्त परिवार। पहले के दौर में लोग ज्वाइंट फैमिली में ज़्यादा रहना प्रीफर करते थे। तो उनमें एक मुखिया होता था और बहुओं को वही करना होता था जो मुखिया कहते थे, जो उस घर की परंपरा होती थी। तो ये चीज़ें होती थी, और बहुएं आपस में क्लेश होता था, कहा सुनी होती थी, आपस में बड़े टेंशन्स होते थे। लेकिन उनकी बहू यशोधर बाबू की जो पत्नी थी, उनको इस बात की शिकायत हुआ करती थी कि ज्वाइंट फैमिली में रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी का कभी भी किसी भी बात पे अगर कोई कलह हुई या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उन्होंने कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं लिया है, कभी उनका पक्ष नहीं लिया है। और हमेशा किनकी चलती थी? जो उनके ताऊ जी की बहुएं थी, यानी उनकी जेठानियाँ, जो उनकी पत्नी की जेठानियाँ थी, उनकी चलती थी। तो इस चीज़ की उनको शिकायत थी। दूसरी शिकायत इस बात की थी कि भाई सब कोई उनको सारे तरह के व्यवहार और किस तरह की संस्कृति, किस तरह का संस्कार होना चाहिए, घर का कल्चर कैसा होना चाहिए, वो सब कल्चरों में उनको बांध के रखा गया था। उनको ऐसा लगता था जैसे मैं कोई अभी नई नवेली औरत या जवान औरत नहीं हूँ, बल्कि कोई बुढ़िया हो गई हूँ जो इतने बंधनों में उन्हें रहना पड़े। और उन्हें ऐसा लगता था कि ये नियम जो थे केवल उनकी सास के लिए थे या तो उनके लिए थे, यानी बुढ़िया ताई के लिए थे या तो फिर उनके लिए थे, बाकी और किसी के लिए थे ही नहीं। तो ये सब बातें जब वो अपने बच्चों से कहती थी, यानी कि यशोधर बाबू की पत्नी जब अपने बच्चों से ये बात कहती थी, तो बच्चों को अपनी माता से बहुत ज़्यादा सहानुभूति हो जाती थी, और उस फिक्शन के तहत जो है वो अपनी माँ का साथ हमेशा देते थे। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका क्या कसूर है? मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभीता हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला तो नहीं सकता, ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं, उनके बच्चे उनके साथ अपने माँ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर उनकी पत्नी कहती है यशोधर जी से कि भाई ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, पुरानी पद्धतियाँ हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, यानी बाबा आदम के ज़माने की बहुत पुराने बातें हैं, और ये बातें अब इस जनरेशन के लोग नहीं मानेंगे, और वो ये मानते नहीं है तो उनका उसमें कोई दोष नहीं है भाई, उनका अपना एक समय है, उस समय के हिसाब से सोचते हैं, और ये आपकी पुरानी बातों में ढल के नहीं रह पाएंगे क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। और मुझे ऐसा लगता है वो कहती हैं कि मैं भी इन पुरानी बातों को उसी हद तक मानूंगी जब तक कि वो मैं मानी जा सकती हैं, एक्सेप्टेबल हो सकती हैं, लेकिन अब जहाँ तक लगता है कि ये बातें एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं वहाँ भी नहीं मानूंगी। और तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं उनकी पत्नी जो है इस चीज़ से जो है नकार देती, इनकार करती हैं कि मेरे भी कहने से ये बच्चे जो हैं, ये जो पुराने कल्चर आपके जिसको ढोंग ढकोसला कहते हैं, वो नहीं करेंगे। साफ बात वो कहती है कि इस तरह से हम कितना भी थोपेंगे, वो नई पीढ़ी है, वो ये सब चीज़ों को नहीं मानेंगे। और जितना भी ये जो धर्म कर्म है या परंपरा है, ये इनको ना ढोंग ढकोसला कहकर उनकी घर वाली जो है क्या हो जाती हैं, मॉडर्न व्यक्ति का आचरण अपनाने लगती हैं। तो यहाँ पर यशोधर बाबू को बुरा लगता है और उनको इस नाम से चिढ़ाने लगते हैं, बुलाने लगते हैं, शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँहा से, ये सब इस तरह की कहावतों से वो उनका मजाक उड़ा देते हैं, उनके विद्रोह का या
जो वो इस चीज़ को नहीं मानने का जो कहती हैं, तो उस विद्रोह का वो मजाक उड़ाते हैं और उनकी बातों को अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन बाद में जब वो सोचते हैं कि भाई मैं इस अपनी पत्नी की बात को नहीं स्वीकारूंगा, नहीं मानूंगा, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में वो खुद ही स्वीकार भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करके हर चीज़ में उनको प्रेशराइज करके उन्हें ऐसा लगता है कि उनका खुद ही का वहाँ पे तमाशा बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या वह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। तो अब यहाँ पे ये सब जो घर की परपंच है उसको लेके वो बहुत परेशान होते हैं और वो सोचते हैं कभी कभार अपने किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होके, जिनके वो बहुत मुरीद हैं, कि भाई जिस तरह से वो शादी उन्होंने नहीं की थी, अविवाहित थे, क्या मैं भी वैसा नहीं रह सकता था? अगर मैं वैसा होता तो ज़्यादा बेटर था, ज़्यादा अच्छा था। कम से कम घर गृहस्थी ये सब का बवाल तो नहीं पाला होता, और जो अपनी लाइफ है वो अपने लोगों में, कम्युनिटी के लिए या फिर समाज के लिए वो कहीं ना कहीं उसको डेडिकेट कर देते। तो ये सोच वो सोचते थे और वो अपने विवाहित जीवन से परेशान थे, क्योंकि उनके बच्चे, उनकी पत्नी जो है, उनके पुराने रीति रिवाजों को, उनके कल्चर को अपनाने से इनकार करते थे और वो मॉडर्न लाइफ जीना चाहते थे। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौस खास ग्रीन पार्क, बेटा ये ग्रीन पार्क है, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृष्ट इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पर वो एक तरफ सोच रहे यशोधर बाबू कि मैं अविवाहित होता किशनदा की तरह तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर फील करता, बहुत कुछ काम कर लेता। लेकिन फिर जब वो किशनदा को ध्यान से देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी चीज़ तो ठीक है, लेकिन उनका बुढ़ापा बहुत सुख में नहीं गुजरा, और उनके जितने भी साथी थे उस समय के वो सब अच्छी अच्छी जगहों पे जाकर कहीं सेटल हो गए, कहीं ज़मीन ले लिया, कहीं किसी ने मकान बनवा लिया। लेकिन किशनदा ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास तो परिवार ही नहीं था। और रिटायर होने के 6 महीने के बाद, क्योंकि भाई वो सरकारी मुलाजिम थे और वहाँ पर उनको सरकारी मकान मिला हुआ था, तो मकान रिटायरमेंट के बाद उनको 6 महीने बाद खाली करना पड़ा। अब ये मकान खाली करने के बाद उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनको पास इतने सारे लोग थे, उनके जान पहचान के थे, इतने उनसे मुतासिर लोग थे, लेकिन यहाँ तक कि खुद यशोधर बाबू भी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो खुद पारिवारिक ताने बाने में खुद को वो उलझा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास 2 कमरों का ही मकान था और उसमें पूरे 3 परिवार रहा करते थे, तो जगह नहीं थी। और फिर किशनदा जो थे, जब उनको कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने कुछ साल राजेंद्र नगर में कोई किराए का एक क्वार्टर मकान लिया और उसमें रहने लगे, और फिर उसके बाद वो अपने गांव चले गए। और गांव में जाने के बाद इन्हें पता लगा कि साल भर बाद उनकी मृत्यु होगी। देखो बच्चों, यहाँ पर ये बिल्कुल अलग रहे, इन्होंने अपने वक्त में सबको मदद करी, सबके साथ वो खड़े रहे किशनदा, लेकिन उनके आखिरी वक्त में कोई नहीं था। सबसे बड़ी बात ये कि ना तो इनका परिवार था, और दूसरी चीज़ कि अगर इस तरह की उम्मीद कोई रखता है, आज का ये दौर है कि लोग ये सोचते हैं कि हम उनके वक्त पे खड़े थे तो हमारे यहाँ की हमारे वक्त पे क्यों नहीं खड़े थे। देखिए, ये एक अलग बात है
यहाँ पे एक ह्यूमैनिटी का एक वैल्यू आती है, लेकिन कई बार बहुत कुछ करने के चाहता है शख्स, लेकिन उसके पास इतनी मजबूरियां होती हैं कि वो कर नहीं पाता है। यहाँ भी वही हुआ कि यशोधर बाबू करना चाह रहे थे, लेकिन उनको अपने साथ किशनदा को रखना चाह रहे थे, उन्हें उनके सारे एहसान याद थे, लेकिन वो इस कदर मजबूर थे कि वो उनको रखते भी तो रखते कहाँ। तो यहाँ पर किशनदा अपने गांव चले गए, वहाँ भी वो 1 साल के बाद उनको मृत्यु हो गई और उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। पेंशन भी वो अपनी नहीं वो जो पेंशन मिलती थी वो भी नहीं खा सका भाई, कि पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद का चलने वाला दौर था, वो पैसा था, लेकिन इतनी जल्दी वो मर गया कि पेंशन भी वो नहीं अपनी यूज़ कर पाए। और एक सबसे सोचने वाली बात है कि उनके पास जो था कोई भी बीमारी का कोई कारण नहीं था, मरने का कोई कारण नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बीमारी ही नहीं थी, सिर्फ रिटायर हुए थे और मुरझाते सूखते चले गए। यानी यहाँ पे ये चीज़ है कि उन्होंने शादी नहीं की, घर परिवार नहीं बसाया, उनका देखने वाला कोई नहीं था। जब वो काम करते थे तो 10 लोग उनके साथ होते हैं। जब हम कहीं होते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, या कभी भी हम काम कर रहे होते हैं, तो परिवार में देख लीजिए, चाहे अपने किसी फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, तो हम लोगों से घिरे होते हैं। लेकिन जब हम उस जगह से हटते हैं तो वो जो लोग हमें घेरे हुए होते हैं वो हमसे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और ये चीज़ जो है, इनको हो सकता है कि किशनदा को ये चीज़ जो है खाने लगी थी और इसी वजह से वो मुरझाने लगे थे, और शायद यही कारण उनके मृत्यु का रहा होगा। और जब ये बात कभी किसी उनके भाई बिरादर से पूछी जाती है कि भाई वो मरे क्यों, किस तरह से मरे, क्या हुआ था उन्हें, और जब यशोधर बाबू ने भी कभी ये बात पूछी तो उनके रिश्तेदार ने यही बताया कि भाई जो भी हुआ वो हमें तो नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन जो भी हुआ हो, लेकिन वो मरे तो इसी तरह से, किसी तरह से मरे होंगे, हमें नहीं पता कि क्या हुआ। तो इस तरह का जवाब जो है वो उन्हें मिलता है। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। सही बात है भाई, का कोई देखने वाला नहीं, कोई ख्याल रखने वाला नहीं, तो रिटायरमेंट के बाद वो क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसका कोई ख्याल नहीं करता है। तो ये सदमा एक होने लगता है, और ये सदमा ही उनके मौत का कारण होता है। और जो बाद में इन शब्दों से कहा जाता है कि भाई जो भी हुआ हो, कारण तो नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ हो, मृत्यु हो गई। बच्चों का होना भी जरूरी है, बच्चों का होना भी जरूरी है, ये बेटा जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन करम ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है यशोधर बाबू के दिमाग में चल रही हैं, और उनको ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट होने के बाद आदमी का अगर घर परिवार नहीं है तो उसकी मौत कैसे आ जाती किसे पता नहीं होता, वो क्योंकि सदमे में मर जाता है। और इसीलिए उनको अब ये लगता है कि बच्चों का होना भी ज़रूरी है। हालांकि यशोधर जो है वो ये जानते हैं कि इनके बच्चे बड़े मनमानी करते हैं, और ये इस तरह का कोई भी उनको आगे किसी भी तरह का ऐसा संकेत नहीं मिला कि बच्चे भाई बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन फिर भी उनको किशनदा की एक बात याद आती है, उनकी सुनी हुई बात न कभी नहीं बोलते कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप जब अपने परिवार के साथ हो रहे होते हो, या आपके बुढ़ापे के समय में कोई आपके साथ क्या कर रहा है, या आप या कोई ऐसे समय में हो जहाँ आप 10 लोगों के साथ घिरे हुए, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में तो सब लोग समझदार हो जाते हैं और बाद में सबकी समझ सामने आती है। और यहाँ पर उनको विश्वास होता है, यशोधर बाबू को इस बात का विश्वास नहीं होता कि किशनदा जो उनको बताते थे कि वो इतने सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन फिर भी वो बताते कि उन्होंने अपनी जवानी के समय में बहुत सारे खुराफात किए, बहुत शरारतें की, और कुछ शरारतें ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना,
और इस तरह की चीज़ें उन्होंने की, सिनेमा देख आना, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी जवानी में की हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो याद करते हैं और किस तरह से पुराने लोग नए लोग के बीच का जो एक पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का जो जनरेशन गैप है, उसी की कॉन्फ्लिक्ट में, उसी के अंतर्द्वंद में यशोधर बाबू जो है वो परेशान होते हैं और वो किसी भी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये पार्ट बच्चों, इस पार्ट का ये पहला भाग जो है आज हम यही ख़त्म करते हैं। अगले भाग में फिर मुलाकात होगी बच्चों, तब तक धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी अपलोड होगा। धन्यवाद।